नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आपके चैनल विसल विद पंकज सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास के साथ, जी हाँ, जनरली हम जिस चीज़ को अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों, हर बड़ी परीक्षाओं के 15 से 20% भाग होता है साहित्य, लेकिन हम और आप व्याकरण पर ही ध्यान देते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मजा लेते हैं, उसी को रटते हैं, चाटते हैं, लेकिन साहित्य को अवॉइड करते हैं। या तो इंटरेस्ट नहीं होता, या थोड़ा सा बड़ा क्लिष्ट लगता है, माने बहुत ही अजीब लगता है, उलझन वाला कि याद नहीं होता जल्दी। ऐसा कुछ नहीं है। साहित्य को अगर आप नहीं ध्यान देते हैं तो कभी भी किसी बड़ी परीक्षा को आप पास नहीं कर सकते हैं। और आपको पता भी है कि हिंदी आजकल नौकरी दिला रही है। आपके सम्मुख कई परीक्षाएं खड़ी हैं, यूपीएसआई की आ चुकी है, टेट सुपर टेट में बिना हिंदी के कुछ होने वाला नहीं है, आगे वीडियो वगैरह सब पड़े हुए हैं। इसका मतलब अगर आप साहित्य को अवॉइड करते हैं तो आप नौकरी से हाथ धो देंगे। तो कृपया आप सीरियसली इसको लेकर के साहित्य को जम के पढ़िए, ठीक है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट बनाया है साहित्य के बारे में, रचनाओं के बारे में। जनरली वो रचना है, हालांकि वो पुरस्कार के रूप में है, सरस्वती और ज्ञानपीठ वगैरह, लेकिन रचना चूंकि बिना कहानी किस्सा के जल्दी याद नहीं होता, बिना उससे कोरिलेशन के याद होता नहीं, इसलिए मैंने उसमें कुछ काफ़ी रचनाओं को कहानी किस्सा के साथ बताया है। अगर आप देखते हैं तो जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग इस पार्ट में, तीसरे भाग में, वो साहित्य का 2 रचना काल था, रचनाओं के बारे में था। आज हम लोग हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास को देखेंगे। क्या था इतिहास, लिखा किसने, कब से शुरू हुआ, कैसा रहा, स्टार्टिंग कैसा रहा, ठीक है। तो साहित्य का अगर एक शाब्दिक अर्थ जाने साथियों तो क्या होता है, जो हम लोग किताबी भाषा में जब पढ़ते हैं, साहित्य साधन हित्य, माने लोगों का हित करने वाला, सामाजिक समरसता, सद्भावना, सामाजिक लाभ के लिए जो रचना रची जाए, क्या बोलते हैं हम लोग, साहित्य। लेकिन आम बोलचाल में अगर हम बोलें अपने भाषा में, साहित्य क्या होता है, ऐसी रचना जो हम सभी जानते हैं, हम सभी उससे परिचित हैं। कुछ ऐसी रचनाएं जिसको हम लोग देखिए आम भाषा में, व्यवहारिक भाषा में समझ सके। क्या है वो, कहानी, किस्सा, नाटक, नौटंकी, उपन्यास, एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे मन में खलबली मचाती है। हम अपने जीवन के अनुभव से कभी दुख में, हर्ष में, विषाद में, सुख में, प्यार में, घृणा में, नफरत में, ईर्ष्या में, जलन में, चाहे जैसे भी, कुछ ऐसी चीजों को निहारते हैं जो हमारे अंदर है। उसको हम लोग, चाहे तकलीफ हो, चाहे खुशी हो, चाहे आंसू आए, चाहे प्रसन्नता छल के, हम लोग उसको लेखनी के माध्यम से उकेर कर रख देते हैं। कहाँ, पन्नों पर। वही हमारा क्या है, साहित्य है, ठीक है। उसमें कुछ लक्षण होता है साहित्य। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी किताब लिख दिया तो साहित्य हो गया, ठीक। लेकिन साहित्य वो भी एक प्रकार है साहित्य का। तो सरल भाषा में क्या हो गया, यही कहानी, किस्सा, नाटक, नौटंकी, यही सब क्या है हमारा साहित्य, कविता, ठीक। तो हमको उसको समझना है, उसका इतिहास समझना है, उसको सिरे से समझना है। तो हम लोग देखते हैं इतिहास लेखन की परंपरा, जिस प्रकार से हमारे भारत का इतिहास, ध्यान दीजिएगा, भारत के इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो वास्तविक जो भारतीय थे, चाहे वो उसको आर्य बोलिए, द्रविड़ बोलिए, चाहे जो भी बोलिए, उनके द्वारा लिखा गया बहुत कम इतिहास मिलता है। हमको तो पढ़ाया जाता है मैक्स मुलर का इतिहास, हमको तो बताया जाता है मध्य एशिया से आया हुआ सबसे पहले प्रमाण दिया मैक्स मुलर ने, और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से जितनी किताबों का प्रकाशन करवाया, वो सब हमारे भारतीय इतिहास को प्रदर्शित करते हैं। क्या ऐसा संभव है? भारत के लोग ही अगर भारतीय किताबों को नहीं लिखते हैं, भारतीय इतिहास को नहीं लिखते, तो क्या इतना सच्चाई होगा, कितना। फिलहाल इतिहास लेकर हिंदी की जहाँ तक बात होती है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं किसी हिंदुस्तानी ने लिखा था पहली बार हिंदी के बारे में? जी नहीं, जी नहीं। सबसे पहले गार्ता दत्तासी नामक नाम आपने सबने सुना होगा। गार्ता दत्तासी ये फ्रांसीसी थे। सोचे यूरोप के आदमी ने पहली बार, ठीक, 8वीं शताब्दी में, सोचिए 8वीं शताब्दी से शुरुआत मानते हैं, मतलब इन्होंने लिखा, क्या लिखा, किस किताब में? अब सोचिए ये फ्रांसीसी भाषा में भी है, और ये फ्रांसीसी थे भी,
इन्होंने ऐसा नहीं कि हिंदी के बारे में लिखा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी के बारे में लिखा लगभग 700 माने 750 प्लस इसकी रचनाएं थी, मतलब उसमें कविताएं थी, जिसमें मात्र 32 हिंदी कवि थे। ठीक है, हिंदी रचना थी, हिंदी की बातें थी, हिंदी कवियों के बारे में था। और इनकी किताब क्या थी? इनकी किताब थी इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। सोच सकते हैं कि नाम कैसा लग रहा है, कितना टेढ़ा बाकुच नाम लग रहा है ना। ये फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी भाषा है, फ्रांसीसी किताब है। इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। ये क्या है? ये किताब है, ये ध्यान दीजिएगा, ये किताब है 1800, इसके 2 पार्ट निकला था, 1839 में और 1847 में, मतलब सेकंड एडिशन। फर्स्ट एडिशन इसमें आया था, सेकंड एडिशन इसमें इन्होंने 750 के ऊपर कवियों की चर्चा की है, जिसमें मात्र 32 हिंदी कवि मिलते हैं। ठीक, तो लेखन तो इन्होंने सबसे पहले किया, सबसे पहली रचना मिलती है हाँ गार्ता दत्तासी का सबसे पहली रचना यानी मानी जाती है, जिसमें हिंदी के बारे में चर्चा किया गया कि हिंदी का इतिहास कब से शुरू होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? वही वर्णानुक्रम था, यानी इसमें जो कवि भी है वर्ण के अनुसार उनका नाम लिखा गया है। वर्ण माने उनके अक्षर से, जैसे क से, ख से, ग से। अब वो हो सकता हो क वाला बहुत लास्ट में पैदा हुआ हो और ज्ञ वाला बहुत पहले पैदा हुआ हो, इसका कोई जिक्र नहीं है। सबसे बड़ी बात कि वर्णानुक्रम है और काल विभाजन कुछ नहीं है, काल विभाजन नहीं है, माने काल विभाजन नहीं, माने ये भी बेकार है। कौन सा काल था, किसने क्या रचा, ये जो बाद में हम लोग पढ़ते हैं छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, भक्ति काल, ये सब कहीं कुछ नहीं था। तो मिला जुला के कुछ भी हो, लेकिन पहली किताब इनकी थी, पहला ऐसा इतिहास लेखन का परंपरा ने शुरू किया गार्ता दत्तासी ने अपने उस किताब में। किस किताब में? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी। ध्यान दीजिएगा, हिंदी मतलब हिंदी में यानी हिंदुस्तानी में, भारतीय भाषा में लिखी हिंदी, और ये मुस्लिम द्वारा बोली जाने वाली हिंदी, और ये हिंदू द्वारा बोले जाने वाली हिंदी, हिंदुस्तानी। कुल मिला जुला के इससे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, कुछ कवियों के बारे में जानकारी मिलती है, और कब से इतिहास शुरू होता है, लगभग वही 8वीं शताब्दी से, मतलब ये लोग मान रहे हैं कि हिंदी का इतिहास शुरू होता है। ठीक, अब आते हैं दूसरे पर। 3-4 लोगों ने ऐसा कहा है। तो पहला कौन सा हो गया? गार्ता दत्तासी। दूसरे हो गए शिव सिंह सेंगर। ध्यान दीजिएगा, शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना थी 1883 में, शिव सिंह सरोज, है ना, शिव सिंह सरोज। ठीक, अच्छा एक चीज और है, लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय का नाम आपने सुना होगा शायद। तो जो फ्रांसीसी जो लिखा हुआ था इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, जो गार्ता दत्तासी की जो रचना है, ठीक है, उसको हिंदी अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। आप लोग जो नोट्स बनाइएगा उसको लिखते चलिएगा, लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। अगर मैं इसमें कह दूं, ठीक है, लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय, तो याद रहेगा तो ठीक रहेगा, लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। ठीक है, वार्ष्णेय, लक्ष्मी नारायण। इसका अनुवाद किसने किया था? लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय। किसका? इसी का, फ्रांसीसी किताब का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये आता है शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक एक किताब लिखा था, जिसमें लगभग 1003 कवियों का जिक्र है। ध्यान दीजिएगा, 1003 कवियों का जिक्र है। और सबसे बड़ी बात, हिंदी में लिखा गया, हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार, भले गार्ता दत्तासी लोग मार देते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में, ठीक, वो तो फ्रांसीसी में था, और हिंदी साहित्य, ठीक, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला ये पहला व्यक्ति थे। कौन? शिव सिंह सेंगर। और किताब कौन सा था? शिव सिंह सरोज। ठीक, हिंदी भाषा में, इसका ध्यान रखिएगा। 1883 में शिव सिंह सरोज, हिंदी भाषा में। वो किस भाषा में था? फ्रांसीसी भाषा में था।
तो दो किताबें हो गई, कौन कौन सी? गार्ता दत्तासी की किताब हो गई और ये शिव सिंह सेंगर की हो गई। ठीक है, तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल याद रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका नाम बार बार हिंदी इतिहास में आएगा। सोचिए, हमारे हिंदी भाषा का साहित्य लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसमें अंग्रेजों का इन्वॉल्व कितना ज्यादा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ये कहाँ के थे? आयरलैंड के। ठीक है, डबलिन, जो राजधानी डबलिन के थे, ये आयरलैंड के थे। सबसे बड़ी बात कि बहुत ही प्रेमी आदमी थे हिंदी भाषा के। यह एक कलेक्टर थे, ध्यान दीजिएगा। वहां से 1853 के लगभग में इंग्लैंड से कलेक्टर बनकर इनको लाया गया। चूंकि जब इंग्लैंड में थे तभी से ये हिंदी भाषा के प्रति या भारतीय कल्चर के प्रति बड़े प्रभावित थे। वहां पर उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। अब वही मैक्स मुलर वाली भाषा हो सकती है कि हिंदी से बड़ा प्रभावित थे, लेकिन हो सकता हो प्रभावित इसलिए थे कि हिंदी को नीचा दिखाना चाहते होंगे, या हिंदुस्तान को नीचा दिखाना चाहते होंगे, या अपनी उपलब्धियां दिखा करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए दिखाते होंगे। जो भी कारण रहा हो, तो ग्रियर्सन महोदय का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है यहाँ पर। ठीक, तो इन्होंने क्या किया कि आयरलैंड, और यह 1889 में एक किताब इनकी आई, क्या जनरली हम लोग कहते हैं वर्नाक्यूलर, है ना? वर्नाक्यूलर, वर्नाक्यूलर माने वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान माने देसी साहित्य ऑफ हिंदुस्तान। इनकी एक रचना आई, वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आई थिंक सब कुछ आगे और भी है, आप इतना दिमाग में रखिए। वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वर्नाकुलर माने देसी, याद कर लो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लिटरेचर माने साहित्य ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का। इसमें सबसे पहली बात कि लगभग 952 कवियों का जिक्र किया, और लगभग इसमें सभी हिंदी वाले थे। ठीक है, थे तो ये कहाँ के थे? आयरलैंड के थे, विदेशी थे। लेकिन इन्होंने अपने इस किताब में, ध्यान दीजिएगा, ये जब भारत आते हैं और बंगाल में दौरा करते हैं, बंगाल में जब उनका पोस्टिंग होता है, तो वहाँ पर भी जो भारतीय भाषा, खास करके इनका एक और नाम याद रखा जाता है साथियों, हो सकता है हमारे सिलेबस से बाहर हो, लेकिन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत में भाषा, जो भाषा बोली जाती है उस पर सर्वे किया, इन्होंने शोध किया। मतलब बहुत बड़ा योगदान है किसका? ग्रियर्सन का, जॉर्ज ग्रियर्सन का बहुत बड़ा योगदान है। किसमें? भारतीय हिंदी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखने में। इसके खास करके इतिहास नहीं लिखे हैं, इसका कालक्रम निर्धारित करने में। और सबसे बड़ी बात है, वह भी जो सेकंड वाले थे, ये भाई साहब, ये इनका भी वही हाल है। इनका क्या हाल था? वर्णानुक्रम था, वर्ण के अनुसार, लेटर के अनुसार उनका नाम लिखा गया। तो इसलिए कभी समझ में नहीं आया कौन कभी बाद में हुआ, कौन कभी पहले हुआ, किसका काल क्या था। और काल विभाजन भी बिल्कुल नहीं था, काल विभाजन बिल्कुल नहीं था। एक साथ सुर में सब, सुर ताल में सब सधे हुए थे। इसलिए चाहे वो 100 कवि हो, 1003 कवि हो, कहीं नहीं था। लेकिन इन्होंने पहली बार काल विभाजन किया, ध्यान दीजिएगा, काल विभाजन किया, और वर्णाक्रम नहीं, क्रमानुसार किया इन्होंने। ठीक है, क्रमानुसार। अब जो जिस सन में पैदा हुआ था उस सन के हिसाब से कवियों का इन्होंने जिक्र किया। किसने? ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय, जो इंग्लैंड के क्या थे? कलेक्टर थे। वो भारत में उनका सेवा लिया गया, और ये भारतीय कल्चर से, भारतीय साहित्य से, हिंदी साहित्य से बड़ा प्रभावित थे। इन्होंने बहुत काम किया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, लिंग्विस्टिक माने भाषाविद, यानी भाषा के बारे में, भारत में बोली जाने वाली उस भाषा का सर्वे किया, उस पर बड़ा शोध किया। तो ठीक है, इनकी और किताब का क्या नाम है? वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहली बार वर्णाक्रम की व्यवस्था में, जो हम लोग देखते थे कि केवल अक्षर के अनुसार जो कवियों का नाम आता था, लेखकों का नाम आता था, उसमें इन्होंने क्रम से कर दिया पहली बार। और काल विभाजन किया इन्होंने, सबसे पहली बार क्या किया इन्होंने? काल विभाजन। हम लोग ग्रियर्सन के बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। जी हाँ, तो इनकी किताब का क्या नाम था? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और मॉडर्न, यस 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 यस, बिल्कुल याद दिमाग में आ गया। ये अगर हम लोग लेते हैं तो मॉडर्न वर्नाक्यूलर, जी हाँ, द मॉडर्न
द मॉडर्न माने आधुनिक, आधुनिक देसी इतिहास किसका? हिंदुस्तान का, आधुनिक देसी इतिहास हिंदुस्तान का, ठीक। और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इनका क्या काम था। इन्होंने भक्ति काल को, ध्यान दीजिएगा, भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण काल कहा। सबसे पहले इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा? स्वर्ण काल कहा। इन्होंने बताया, तुलसीदास को बताया कि भगवान बुद्ध के बाद दूसरे सबसे बड़े अवतार किसको बताया? इन्होंने तुलसीदास को बताया। वैसे भी भक्ति काल को स्वर्ण काल मानने वाले ग्रियर्सन थे। तो स्वर्ण काल क्यों माना जाता है आपको पता ही होगा, क्योंकि उसमें रचनाओं के माध्यम से, रामायण के माध्यम से, और भी कुछ रामायण माने रामचरितमानस के माध्यम से, या सूरदास की, या कृष्ण भक्ति के माध्यम से समाज में बहुत ही प्यार, मोहब्बत, समरसता, सामाजिकता, बंधुत्व बांटने का प्रयास किया गया था। तो सबसे पहले किसने कहा भक्ति काल को स्वर्ण काल? किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सबसे पहले काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? और सबसे वैज्ञानिक अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, सबसे वैज्ञानिक यानी किसको कहा जाता है? इन्हीं को, ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास को, ठीक। इन्होंने भी लगभग, हाँ नहीं, इनका भी लगभग वही था, 952 मैंने बताया, 952 कवियों में। और हिंदी के लगभग सभी लोग हिंदी के थे, काल क्रम के अनुसार थे, और काल विभाजन भी हुआ था, ठीक है, काल विभाजन भी हुआ था। इनके कालक्रम किस किस सन में पैदा हुए थे उसी हिसाब से इनको कहा गया था। तो मेरे ख्याल से ग्रियर्सन यह है। और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? आदिकाल को इन्होंने बोला था चारण काल। जी हाँ, आदिकाल को क्या कहा था? ग्रियर्सन ने क्या कहा था? चारण काल कहा था। भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा था। आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। तो ये तीन लेखकों के कौन कौन? गारता दत्तासी, शिव सिंह सेंगर और हमारे जॉर्ज ग्रियर्सन। चौथे अगर ले लें तो हम लोग लेते हैं मिस्र बंधु। जी हाँ, मिस्र बंधु। मिस्र बंधु साथियों, मिस्र बंधु में तीन हैं, तीन बंधु थे, तीन भाई थे, सगे भाई थे। कौन कौन थे? गणेश बिहारी और कृष्ण बिहारी और सुखदेव बिहारी। ध्यान दीजिएगा, आपको कई बार पेपर में आ चुका है कि इसमें से मिस्र बंधु में कौन नहीं है। तो गणेश भोलेनाथ के पुत्र है, कृष्ण माने, और सुखदेव, ठीक है। तो कृष्ण बिहारी नहीं, सॉरी, श्याम बिहारी। जी हाँ, श्याम बिहारी मान के चलिए, वही श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, मिस्र, तीनों मिस्र थे। इन्होंने एक किताब लिखा था, क्या? मिस्र बंधु विनोद, ठीक है, मिस्र बंधु विनोद। इस किताब में लगभग 5000 कवियों का उल्लेख है, ठीक है। इन्होंने भी कालक्रम के अनुसार चले, ये भी अब धीरे धीरे आ गए। यहां तक कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है? कच्ची सामग्री मैंने इन्हीं से लिया, जो मैंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, काफी कुछ इनसे मिला, नकल मारने को मिला। तो 5000 कवियों का उल्लेख है। सबसे बड़ी बात, ये भी कालक्रम के अनुसार चल रहे हैं, ठीक। इनका कब था? इनका भी वही 19वीं शताब्दी था, लास्ट में उनके बाद ही था। कहने का मतलब, पहले एक गारता दत्तासी, दूसरे पर शिव सिंह सेंगर, तीसरे पर जॉर्ज ग्रियर्सन, चौथे पर है मिस्र बंधु। और इन्होंने क्या लिखा था? मिस्र बंधु विनोद में भारतीय साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, जिसके बारे में रामचंद्र शुक्ल, जो सबसे बड़े, सबसे प्रामाणिक इतिहास लेखन माने जाते हैं हिंदी के, उन्होंने कहा कि मैंने इनसे काफी कुछ देखा था, लिखा था, उतारा था, ठीक है, इनसे काफी कुछ नकल लिया था। अब लास्ट में आते हैं हमारे पंडित रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल का नाम आपको पता होगा, पंडित रामचंद्र शुक्ल, ये 5वें आ गए। इन्होंने 1929 में, ध्यान दीजिएगा, 1929 में इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों, आज मेरे ख्याल से मच्छर का प्रारंभ हो चुका है, ठीक है, दस्तक दे रहा है कि गर्मी आ चुकी है। और
हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में इन्होंने लिखा और सबसे प्रमाणिक माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास किसका? रामचंद्र शुक्ल का। क्यों? क्योंकि लास्ट में लिखे सबकी कमियों को, सबकी बुराइयों को, जो थोड़ी बहुत उसमें गलतियां थी उसको सुधारते हुए इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसके आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया। काल विभाजन सबसे बड़ी चीज थी, ठीक। तो काल विभाजन उन्होंने सबसे पहले किया। वैसे काल विभाजन तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन इनका जो माना जाता है वो क्या है? वो पहला आदिकाल, ठीक, हम लोग जानते हैं आदिकाल। फिर क्या है? भक्तिकाल। फिर क्या है? रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक। आधुनिक काल, चार काल मेरे ख्याल से हिंदी साहित्य का थोड़ा भी कुछ भी पता होगा तो ये चारों काल सबको पता है। आदिकाल माने प्रारंभिक, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल कब से कब तक था? अब इनका देखिए संवत में हम लोग एक डिटेल में सीरियल से चलेंगे तो एक नॉर्मल भाषा में क्या माना जाता है, लेकिन इन्होंने क्या क्या संवत में, जब भी आप इनकी इतिहास मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें संवत ही मिलता है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इनका काल निर्धारण जो किया है संवत के हिसाब से किया है 10,050 विक्रमी संवत। संवत आपको पता होगा 57 साल अगर आप निकाल देते हो उसमें से तो ईस्वी मिल जाता है। तो 10,050 से 1375 संवत, 1375 से 1700, ठीक है, विक्रमी संवत। 1700 से 1900 विक्रमी संवत और 1900 से अब तक, ठीक है, अब तक अद्यतन जो भी है। तो ये चार काल किसने कहा? पंडित रामचंद्र शुक्ल ने। जी हाँ, जिन्होंने कहा था कि मैंने कच्ची सामग्री किसे लिया था? कच्ची सामग्री किसे लिया था? मिस्र बंधु से। मिस्र बंधु ने अपनी रचना कब किया था? मिस्र बंधु, ध्यान दीजिएगा। पहला 1839 और 47, दूसरा 1883, तीसरा 1889, चौथा 1913 और 1934। ध्यान दीजिएगा, 1913 और 1934 बीच बीच में याद आ जा रहा तो मैं लिख दे रहा हूं। तो 1913 में क्या था? 3 खंड आए थे। चौथा खंड ये, माने ये किताब 4 खंड में मिस्र बंधु का, मिस्र बंधु विनोद। तो 1913 में 3 खंड आया था, 1934 में चौथा खंड आया था। रही बात शुक्ल की, तो शुक्ल ने 1929 में लिखा हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का इतिहास। और आज भी आपको पता होगा, आप भी पढ़ते होंगे, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगिन से बढ़कर कोई मिलता नहीं। वैसे बहुत से हैं, लेकिन जनरली एक ऑथेंटिक, बहुत ही ऑथेंटिक किताब मानी जाती है रामचंद्र शुक्ल की। तो 1929 में उन्होंने काल विभाजन किया, ठीक, मतलब ये इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का। उसमें 4 प्रकार के काल विभाजन है, उन्होंने ऐसे ऐसे दिया, ठीक। पहला हमको क्या पढ़ना है? आदिकाल, ठीक। आदिकाल जनरली हम लोग किसको किसको प्रथम कवि मानते हो तो बाद में देखेंगे। आदिकाल भी, आदिकाल की क्या क्या खासियत है, मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सेकंड पार्ट इसका बनाता हूँ, ठीक है। सेकंड पार्ट में ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक। जैसा लगे बताइएगा। नमस्कार।